Good evening, everyone, and let's continue with thermodynamics. Now, guys, before starting with thermodynamics, let's do a little bit of revision of formulas. ठीक है, मैंने तुम लोगों को पहले भी बोला होगा that you should make a book separately for formulas in physical chemistry. ठीक है, तो hopefully वो सबने बनाई होगी. Okay. Now, guys, in revision, first we'll start with some basic formulas. ठीक है. Now, हम लोगों ने first law of thermodynamics देख लिया है, which is delta U is equals to Q plus W. ठीक है. अब Q के लिए कौन सा फॉर्मूला रहता है? Q is n Cn delta T. This is the formula of Q. अब guys हम लोग usually Q के बदले QP और QV में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं. तो guys QP फॉर्मूला QV का लिखते हैं. फॉर्मूला फॉर QV हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज डेल्टा U. राइट, सो डेल्टा U का फॉर्मूला क्या रहता है? डेल्टा U इज n CV डेल्टा D. एंड गाइस सिमिलरली डेल्टा H, दैट मींस QP, इसका फॉर्मूला हो जाता है n CP डेल्टा D. अब डेल्टा H के लिए हम लोगों ने एक यूनिवर्सल फॉर्मूला भी पढ़ा था. गाइस रिमेंबर दिस, दीस फॉर्मूलाज आर यूनिवर्सल. ठीक है, जो कुछ मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ दे आर यूनिवर्सल फॉर्मूलाज जो हम लोग किधर भी किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, अब डेल्टा एच के लिए हम लोगों ने और एक फॉर्मूला पढ़ा था. फॉर्मूला फॉर डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी. ठीक है, ये हम लोगों को इवन इन फिजिक्स यू कैन अप्लाई दीज टू फॉर्मूलाज. ठीक है, अब गाइस यहाँ पे दो सिचुएशंस आ जाती है. एक आता है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड सॉरी एक आता है कांस्टेंट प्रेशर एंड दूसरा आता है कांस्टेंट वॉल्यूम. अब कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाता है? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट. ठीक है, यही हम लोग हमेशा यूज करेंगे. एंड दूसरा आता है डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी. दिस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम. पता होगा, राइट? ठीक है, तो ये हम लोगों के दो एक्स्ट्रा के फॉर्मूलाज हैं जिसमें से हम लोग ज्यादा करके ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. ठीक है, नाउ आफ्टर दिस वर्क डन का एक फॉर्मूला है. वर्क डन का फॉर्मूला क्या है गाइस? W इज इक्वल्स टू माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ PdV फ्रॉम V1 टू V2. ठीक है, ये मेजर फॉर्मूलाज है, इनके अलावा और कोई फॉर्मूलाज हम लोग यूज नहीं करते. ठीक है, अब सिमिलरली तुम लोगों को मेयर्स इक्वेशन पता होगी, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R. ठीक है, सिमिलरली Cp अपॉन Cv इज इक्वल्स टू गामा. लाइकवाइज हम लोगों ने और कौन से फॉर्मूलाज देखे हैं? तो अनदर वन इज Cv इज इक्वल्स टू R अपॉन 1 माइनस गामा. ये तीन फॉर्म्स हम लोगों को, ये तीन इक्वेशन हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग बार बार यूज करते हैं. राइट गाइस, अब इसके अलावा हम लोगों ने अलग अलग गैसेस के लिए Cp Cv और गामा की वैल्यूज देखी थी. ठीक है, तो Cv Cp and gamma key values. Now, if the gas is monoatomic, so in case of monoatomic gas, value of Cv is 3 by 2 R, value of Cp is 5 by 2 R, and value of gamma is 5 by 3. If the gas is diatomic, ठीक है, तो in case of diatomic gas, value is 5 by 2 R, 7 by 2 R, and lastly 7 by 5. And now guys, if a gas is linear polyatomic, ठीक है, if a gas is linear polyatomic, now if the gas is linear, then 5 by 2 R, 7 by 2 R, and 7 by 5. But if the gas is non-linear polyatomic, then this value is 3R, 4R, and 4 by 3R. If I'm not wrong, हम लोगों ने अभी तक इतनी ही वैल्यूज देखी हैं. इट शुड बी गामा माइनस 1. मैंने बाय मिस्टेकनली 1 माइनस गामा लिख दिया, सॉरी. इट शुड बी गामा माइनस 1, गामा माइनस 1. ठीक है, तो गाइस अभी तक हम लोगों ने ये इतने ही फॉर्मूलाज देखे, राइट? नो डाउट. ओके, अब ये इतने फॉर्मूलाज होने के बाद अभी हम लोगों की एक लास्ट प्रोसेस बची है विच इज एडियाबेटिक. तो एडियाबेटिक प्रोसेस की तरफ जाए.
फोर्थ प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस। गाइस एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोगों ने पहले ही देख लिया है दैट Q इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ इफ Q इज 0 तो ऑब्वियस है हम लोगों की एक वैल्यू पहले से हम लोगों को मिल गई। अब ये करने के बाद हम लोग अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर रहे हैं तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू W, ये हो जाएगा राइट। एंड या फिर W इज इक्वल्स टू डेल्टा U, एंड डेल्टा U का हम लोगों के पास एक ही फॉर्मूला है जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, NCV डेल्टा T। अब गाइस सीवी को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? तो सीवी को मैं एन आर अपॉन गामा -1 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एंड डेल्टा टी इज T1 T2 माइनस T1, दिस इज नथिंग बट T2 माइनस T1। अब गाइस तुम लोगों को बहुत सी बार ये इक्वेशन आती है बट वहां पे तुम लोगों को टेम्परेचर दिया ही नहीं रहता, वहां पे तुम लोगों को टेम्परेचर दिया ही नहीं रहता। टेम्परेचर को छोड़ के बाकी कुछ चीजें दी रहती हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रेशर वॉल्यूम दिया रहेगा समझ लो। ठीक है, अब मुझे बताओ गाइस अगर तुम लोगों को प्रेशर वॉल्यूम ऐसी कोई चीजें दी है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे? तो वी हैव इक्वेशन पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। परफेक्ट, तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी है, तो अगर T1 होगा, अगर T1 होगा तो हम लोगों की इक्वेशन बन जाएंगी एनआर अपॉन सॉरी, हाँ T1 अगर होगा तो एनआर अपॉन PV1। ठीक है, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, आई एम ओके। तो एक छोटी सी चीज रह गई, सॉरी। अब यहाँ पे गाइस अगर मैं एनआर को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो आई विल गेट एनआर T2, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन ले रहा हूँ, माइनस T1 अपॉन गामा -1 अपॉन गामा -1। ठीक है, एंड गाइस यहाँ पे अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊँ तो आई विल गेट पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो T2 के लिए हो जाएगा T2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1। ठीक है, वो फाइनल एकदम हम लोग सेम फॉर्मूला ला सकते थे पहले वाले मेथड से भी, बट थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन ले लिया मैंने, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा U और एल्स W। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइसन्स इक्वेशन भी आ सकते हैं, हम लोग पॉइसन्स इक्वेशन भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बट वो एडवांस का पार्ट हो जाएगा तो हम लोग वो एडवांस के सिलेबस में ही देखेंगे। पॉइसन्स इक्वेशन केमिस्ट्री में यूजुअली पूछी गई अभी तक नहीं है ज्यादा, एडवांस को छोड़ के। ठीक है, तो गाइस अब ये इतना करने के बाद मेरे पास डेल्टा U आ गया। अब डेल्टा U अगर आ जाए तो कैन आई फाइंड डेल्टा H? डेल्टा H फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास एक सिंपल इक्वेशन है NCP डेल्टा T, ये तो मैं यूज कर ही सकता हूँ। अब इसी के अलावा आई कैन ऑल्सो यूज डेल्टा H इज इक्वल्स टू गामा इनटू डेल्टा U। ठीक है, तो दैट्स इट, ये वाला पार्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, करेक्ट। अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज अभी तक जेई मेंस में एडियाबेटिक प्रोसेस के ऊपर एक भी क्वेश्चन आया है नहीं, बट स्टिल मैं तुम लोगों को होमवर्क में थोड़े बहुत क्वेश्चन दे दूंगा दैट यू कैन ट्राई। ठीक है, तो इधर तक किसी कुछ डाउट, किसी कुछ प्रॉब्लम? फिजिक्स में पूछे गए हैं, फिजिक्स में पूछे पूछे जाते हैं एडियाबेटिक के ऊपर क्वेश्चन, बट बाकी कुछ केमिस्ट्री में नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आया भी तो तुम लोग ये सिंपल फॉर्मूला जो तुम लोगों ने फिजिक्स में बहुत बार यूज किया है उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, शुड वी मूव अहेड? अच्छा एक क्वेश्चन करना ही है, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन करता है। 48 ग्राम्स ऑफ 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस is heated from 300 Kelvin to 600 Kelvin, 600 Kelvin। ठीक है, आइसोथर्मली, सॉरी आइसोथर्मली बोल रहा हूँ, एडियाबेटिकली, एडियाबेटिकली एंड रिवर्सिबली, एंड रिवर्सिबली find the work done
change in internal energy, delta H, change in enthalpy, and Q in this process. By the way, आज के एग्जाम में मैंने डेल्टा यू का एक क्वेश्चन पूछा था. अगेन डेल्टा यू कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ई. इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं आया ना? पेपर में हर एक जगह पे डेल्टा यू नहीं था, डेल्टा ई था. तो इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आई ना? ओके, थैंक गॉड. अब डेल्टा ई का मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, अच्छा क्वेश्चन था, किसी को याद है? डेल्टा ई का मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, हाँ, जिसका आंसर 0 था. सिर्फ आइसोथर्मल ये वर्ड देखना था, उसका आंसर 0 डायरेक्ट पता चल रहा था. ठीक है, तो हाँ, यप. तो गाइस ट्राई दिस. अब इस यही सेम क्वेश्चन अगर मैं तुम लोगों को T2 नहीं देता तो और अच्छा हो जाता. ठीक है, फिर तुम लोगों को पॉइसन इक्वेशन यूज करनी पड़ती है और फिर वो एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो जाता. तुम लोगों को ऐसे टाइम पे प्रेशर वॉल्यूम सब कुछ दिया रहता है, बट T2 नहीं दिया रहता, तो तुम लोगों को तभी वो फाइंड आउट करना पड़ता है. ई मीन्स इंटरनल एनर्जी गाइस, नॉट एंथैल्पी. याद रखो, मैंने तुम लोगों को फर्स्ट लेक्चर में ही बताया होगा, फर्स्ट या फिर सेकंड लेक्चर में, ई एंड यू दोनों सेम नोटेशन है. ठीक है, हम लोग कभी कभार इंटरनल एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट कर देता है. ओके, एनीहू, so try this question. This is a easy question. It is at the level of JEE mains. ठीक है, JEE mains के लेवल का है ये थोड़ा बहुत. You can try it. हाँ, यहाँ पे वही मैं बोल रहा हूँ, रिवर्सिबली यहाँ पे प्रोसेस रिवर्सिबल हो रही है, एंड रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग यूज करते हैं पॉइसन इक्वेशन. बट अगेन वो सारा पार्ट एडवांस का है. तुम लोगों को यहाँ पे T2 दे के रखा है, तो तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली सॉल्व इट. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मेहनत नहीं है. तुम लोगों को ये जितना जो फॉर्मूला दिया है यहाँ पे लिख के, वही फॉर्मूला यूज करना है. इजिएस्ट क्वेश्चन ही है, सिर्फ फॉर्मूला यूज करो, यू विल गेट योर आंसर, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, तो चलो गाइस, स्टार्ट करूँ मैं सॉल्व करना. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों को एक वैल्यू तो डायरेक्ट मिल जाएगी, Q इज इक्वल्स टू 0, राइट. अब ये तो एकदम सिंपल है. अब W अगर हम लोगों को निकालना है, तो W इज नथिंग बट डेल्टा U, एंड डेल्टा U विल बिकम एन CV T2 माइनस T1. अब गाइज नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलार मास, तो मास कितना दिया है? 48, एंड ऑक्सीजन का मोलार मास कितना रहता है? 32, मल्टीप्लाइड बाय CV. अब गाइज CV कितना हो जाएगा? CV हो जाएगा, ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है, तो 5/2, 5/2 है CV, एंड मल्टीप्लाइड बाय T2 माइनस T1, तो 600 माइनस 300 कितना हो जाएगा? 300. अब गाइज देखो यहाँ पे कैसे होगा, 16 3 जा, ये 2 जा, अब ये हो जाएंगे 150, एंड फिर ये हो जाएगा 75. ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई 15 × 75. 15 × 75 कितना हो जाएगा? 750 एंड बाद में 375 कितना हो जाता है? 1075 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट. अच्छा, 1125. ओके, 1125, 1125. अब इसका यूनिट कितना आएगा? हाँ, आर भूल गया मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, आर भूल गया. आर, अब आर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? आर की वैल्यू यहाँ पे ले लो 2. ठीक है, एक आर भूल गया था मैं. अब ये हो जाएगा फिर 2250, 2250 कैलोरी. ठीक है, दैट इज योर आंसर. CV 7/2 नहीं आएगा गाइस, CP 7/2 आएगा. CP 7/2 रहता है, ऊपर देखो. ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक गैस, फॉर डायटोमिक गैस CV इज 5/2. ठीक है, डायटोमिक गैस में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, तो 3 + 2 5. ठीक है, तो दिस इज योर आंसर. माइनस आएगा, क्यों माइनस आएगा यहाँ पे? 600 से 300 किया ना हम लोगों ने, तो 600 से 300 अगर हम लोग जा रहे हैं, तो T2 माइनस 3, मतलब T1, तो 600 माइनस 300. आर क्यों नहीं आना चाहिए? व्हाट यू आर सेइंग? ओके,
300 से 600 गए भाई, तो ये T1 हो गया एंड ये T2 हो गया। गाइस इतना डिफिकल्ट जा रहा है कि ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व करूँ वापस एक बार, तो T2 माइनस T1 करो। ओके, चलो एक बार वापस इसे आराम से सॉल्व कर दें। देखो, तो एन सी बी टी टू माइनस T1, ठीक है, तो ये T1 है, ये T2 है। ओके, एंड अब यहाँ पे होगा क्या, देखो सबसे पहले तो तुम लोगों को सीवी निकालना है। अब सीवी इज ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑक्सीजन के लिए 3, क्योंकि ये डायटोमिक गैस है तो रोटेशनल सिर्फ 2 होंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 आर, ठीक है, तो ये हो गया 5/2 आर। अब सीपी क्या होता है, सीपी इज 5/2 आर, मतलब सीवी प्लस सी आर, ठीक है, तो इसमें अगर और एक आर ऐड करोगे तो 7/2 आर, एंड गामा इसके लिए कितना हो जाएगा, गामा विल बिकम 7/5, क्योंकि सीपी अपॉन सीवी, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे गाइस, नंबर ऑफ मोल्स इज 48/32 ऑक्सीजन का मोलार मास, ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 48/32 मल्टीप्लाइड बाय सीवी इज 5/2 आर मल्टीप्लाइड बाय 600 माइनस 300 T2 माइनस T1। अब यहाँ पे 16 3 जा 16 2 जा, तो ये हो जाएंगे 15/4, 15/4। अब यहाँ पे आर की वैल्यू 2 कैलोरीज यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 300, तो 2 1 जा एंड 2 2 जा, 3 1 जा ये, या फिर डायरेक्ट कैलकुलेशन इजी करेगा, ठीक है, 3 15 जा कितना होता है 45, तो 4500/2, एंड इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो 2250 कैलोरीज, गेटिंग इट। गामा वाले फॉर्मूला से करके बताओ, अरे सेम आंसर आने वाला है, क्यों मुझे ऐसे सता रहे हो। गामा वाले फॉर्मूला से भी तुम लोगों को सेम आंसर आएगा, तो गामा वाला फॉर्मूला तुम लोग खुद अप्लाई करके देखना, सेम आंसर आने वाला है गाइस, ठीक है, उसमें भी। हाँ, ओके, तो अब इसके अलावा डेल्टा एच अगर हम लोगों को निकालना है तो डेल्टा एच इज व्हाट, गामा टाइम्स डेल्टा यू। अब गाइस गामा टाइम्स डेल्टा यू, तो तुम लोग क्या करोगे, 7/5 मल्टीप्लाइड बाय 7/5 मल्टीप्लाइड बाय 2250, ठीक है, तो अब तुम लोगों को जो जैसे करना है सॉल्व कर सकते हो, समझ लो मैंने पहले डिवाइड किया, तो 450, राइट, 450, एंड 450 को अभी मल्टीप्लाई करो, करेक्ट किया ना मैंने, 450 400 450, अब 7 से मल्टीप्लाई करो तो 0 35 13 3150 कैलोरी। क्वेश्चन बहुत ईजी था, देखो सिंपलेस्ट लेवल का क्वेश्चन है, इसमें और अच्छे खासे क्वेश्चन में बना सकता हूँ, तुम लोगों को अभी भी यहाँ पे बता सकता हूँ, बट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो इट्स बेटर कि हम लोग जो नहीं पूछा जाता वो स्किप कर दे अभी के लिए, एडवांस में हम लोग करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, इधर तक किसी को प्रॉब्लम। नाउ गाइस विल स्टार्ट विद थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद थर्मोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। नाउ गाइस इन केस ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, it is a branch of physical chemistry which deals with heat involved in, हाँ it is a new point, ठीक है, heat involved in chemical reactions, ठीक है, it is not a new chapter, it is a sub part of this chapter, ठीक है, सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, we have discussed it in our first lecture। इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे, एक तो फ्लूइड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा स्लॉट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड तीसरा थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ गाइस थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोगों को, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एक हेस लॉ है एंड एक दूसरा लेवेजियर एंड लैप्लास लॉ, तो वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कंटेंट, कंटेंट, ठीक है, तो स्लॉट इज नॉट डन येट, डोंट वरी, स्लॉट हम लोग एंडिंग में करेंगे, पहले थर्मोकेमिस्ट्री हम लोग करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं लेवेजियर एंड लैप्लास लॉ,
ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेस लॉ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज इन्वॉल्व इन रिएक्शन। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल कंटेंट है बाय द वे गाइस, ये बहुत सिंपल है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज। ठीक है, तो इसमें हम लोग बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, yep, Hess law is dependent on और बॉर्न एबर साइकिल इज डिपेंडेंट ऑन हेस लॉ। ठीक है, तो इसमें हम लोग अलग अलग टाइप के एंथैल्पीज पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जांपल एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज, एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। अब एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज मतलब क्या? तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, बहुत सारी चीजें। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक चेंज, एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक चेंजेस। ठीक है, इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है, सॉरी एटमाइजेशन एंथैल्पी, ऐसी कुछ चीजें आएंगी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन एंथैल्पी। गाइस ये चीजें तुम लोगों ने पहले कभी पढ़ी है क्या? सुना है इनके बारे में? फॉर्मेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो बस पहले जो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था उसको हम लोग अभी इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते वक्त मैंने बोला भी था कि अभी हम लोग इनको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स में ये वापस पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये अप्लाइड फॉर्मेशन एंड ऑल करेक्ट बोल रहे हो। तो फॉर्मेशन एंथैल्पी, फॉर्मेशन एंथैल्पी के बाद हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी के बाद हम लोग पढ़ेंगे कंबशन एंथैल्पी, कंबशन एंथैल्पी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैटिस एंथैल्पी। सुना है लैटिस एंथैल्पी कभी? अच्छा, मैंने बी दो बार लिखा क्या? अच्छा, सॉरी। ओके, तो करेक्ट आयनिक कंपाउंड्स में। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एच, के बाद आता है आई, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देन वी विल लर्न अबाउट, आई के बाद आता है जे ना, एच आई जे करेक्ट, एंथैल्पी ऑफ, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, एच आई जे के। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस या फिर रेजोनेंस एंथैल्पी। ये तुम लोगों को ऑर्गेनिक में भी काम आएगा, अभी तक ऑर्गेनिक में रेजोनेंस हुआ है तो रेजोनेंस एंथैल्पी के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी सुनी होगी, सुना है कि ये? ओके, तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो मैं इसको डेफिनेटली ऐसे तक लेके जाता अगर मैं सब टॉपिक्स बताता। फॉर एग्जांपल एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज में फ्यूजन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। एटॉमिक चेंज में भी अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब टॉपिक्स अगर यहाँ पे आते हैं, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन भी हम लोग आराम से आगे बढ़ा सकते थे। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे बहुत सारे सब टॉपिक्स इसमें और ऐड अप कर सकते हैं हम लोग। बट ठीक है, जेड तक लेके जा सकते हैं हम लोग इसे, डोंट वरी। बट अभी के लिए इतना सफिशिएंट है आई गेस। तो आगे, नाउ लेट्स स्टार्ट विद लेवजियर एंड लैप्लास लॉ। ठीक है, इट इज द सिंपलेस्ट लॉ, डोंट वरी। तो यहाँ पे हम लोग
तुम लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ पे हम लोग किसकी बात करने वाले, एंथैल्पी की। ज्यादा हम लोग एंथैल्पी की बात करने वाले, एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। थोड़ा बहुत वर्क डन एंड इंटरनल एनर्जी की बात होगी, बट ज्यादा करके एंथैल्पी के ऊपर हम लोग फोकस करने वाले, ठीक है। तो ना, लेट्स स्टार्ट विद लेवेजियर एंड लैप्लास लॉ। नाउ enthalpy of sorry, value of enthalpy of a reaction or process remains same when the reaction or process is reversed only, sorry, only its sign is reversed, sign is changed, ठीक है। तो एकदम सिंपल लॉ है, देखो कैसे होता है। अब लेट्स अज्यूम मेरे पास आइस है, ठीक है, आइस ही लिखेंगे हम लोग इसे। अब आइस को मैंने वाटर में कन्वर्ट किया। मुझे बताओ गाइस, आइस को अगर मैं वाटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी। पहली बात जरा विजुअलाइज करते हैं। आइस जब वाटर में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। आइस जब वाटर में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी। अब मुझे बताओ गाइस, मैंने एनर्जी या फिर हीट एब्जॉर्ब की। अब मुझे बताओ हीट या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद डेल्टा एच, हीट बढ़ गई ना, हीट, डेल्टा एच इज नथिंग बट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मुझे बताओ हीट बढ़ गई तो डेल्टा एच की वैल्यू प्लस या माइनस। अरे हाँ, ये मैंने तुम लोगों को पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन किया है बाय द वे। तो दिस इज प्लस, वेरी नाइस, ठीक है। अब मैंने प्रोसेस को उल्टा किया, मैंने वाटर को आइस में कन्वर्ट किया। अब मुझे बताओ पानी आइस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब हम लोगों ने उसको फ्रिज में रख दिया एंड उसमें से हम लोगों ने धीरे धीरे हीट बाहर निकाली। हीट बाहर निकलने के बाद वो ठंडा गिर गया। अब मुझे बताओ हीट बाहर निकलने के बाद डेल्टा एच की वैल्यू प्लस या माइनस, डेल्टा एच की वैल्यू माइनस, वेरी नाइस। अब गाइस और एक एग्जांपल देता हूँ। तो ये एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 1 मेरे 2, मेरे पास हाइड्रोजन है, मुझे इसके बॉन्ड को ब्रेक करना है, मुझे इसके बॉन्ड को ब्रेक करना है। इसके बॉन्ड को ब्रेक करके मुझे दो हाइड्रोजन चाहिए, दो अलग अलग हाइड्रोजन, सेपरेट हाइड्रोजन मुझे चाहिए। अब मुझे बताओ मुझे कोई एक बॉन्ड ब्रेक करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मैं एनर्जी दूंगा या एब्जॉर्ब करूंगा। इस बॉन्ड को एनर्जी देनी पड़ेगी या निकालनी पड़ेगी, एनर्जी ऑब्वियसली देनी पड़ेगी। तो गाइस मुझे बताओ इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अगर मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ तो एंथैल्पी की वैल्यू प्लस या माइनस, चेंज इन एनर्जी प्लस या माइनस, ऑब्वियसली इट विल बिकम माइनस। रुको रुको रुको, वापस लेट मी एक्सप्लेन अगेन। तो गाइस मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसे ब्रेक करते वक्त मैं इस बॉन्ड को एनर्जी प्रोवाइड करूंगा। सी डोंट थिंक फ्रॉम आर पर्सपेक्टिव, थिंक फ्रॉम दिस बॉन्ड्स पर्सपेक्टिव। इसे ब्रेक करने के लिए अगर मैं इसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इसकी एनर्जी ऑब्वियसली बढ़ गई ना, समझ में आ रहा है। इसकी एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। तो मुझे बताओ इस बॉन्ड की एनर्जी अगर बढ़ गई तो डेल्टा एच इज पॉजिटिव या नेगेटिव, समझ में आ रहा है। बॉन्ड ब्रेकिंग इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, बॉन्ड ब्रेकिंग इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी इसमें हमेशा एब्जॉर्ब होती है। ये समझ में आ रहा है। बहुत लोगों ने पहले नेगेटिव लिखा था आंसर। अब उसी बदले अगर मेरे पास दो हाइड्रोजन है एंड इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया एंड मैंने H2 बना दिया, या फिर इनके बीच में बॉन्ड आ गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करते वक्त अगर एनर्जी देनी पड़ रही है तो ये जब दोनों फॉर्म हो जाएंगे तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, या फिर बॉन्ड एंथैल्पी यहाँ पे ये नेगेटिव आएगी। याद रखना बॉन्ड फॉर्मेशन, मैं ये तुम लोगों को बाद में आराम से एक्सप्लेन भी करूंगा ऐसे प्लस माइनस क्यों है। बॉन्ड फॉर्मेशन
एक्सोथर्मिक रहता है। एनर्जी हमेशा इवॉल्व होती है बॉन्ड जब फॉर्म होते हैं तब, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। बट अभी के लिए ये जस्ट याद रखना, ओके। तो दिस इज लेवलर्स एंड लैपलास लॉ। आई थिंक इट इज क्वाइट इजी, इसमें कुछ प्रॉब्लम? या दिस इज लॉजिकल ऑब्वियसली, बट इन्होंने जब दिया होगा तब एंथैल्पी एंड ऑल ये बहुत नए कंसेप्ट रहेंगे, तो एट द टाइम इट वाज अ बिग डील। नाउ नेक्स्ट इज हेस लॉ। नेक्स्ट इज हेस लॉ, ठीक है। नाउ हेस लॉ इज आल्सो वेरी सिंपल। अच्छा लिखना बाकी है, चलो लिख दो। To break a bond, we always need to give some energy because bond है उसे break कर रहा है, ठीक है। Unless and until that bond is unstable, ठीक है। कभी कभार बॉन्ड अनस्टेबल भी बनता है तो वो अपने आप ब्रेक हो जाता है। पढ़ेंगे हम लोग ये सब, डोंट वरी। तुम लोगों को SN1 SN2 रिएक्शन हुई है बाय द वे अभी तक? SN1 SN2 रिएक्शंस नहीं हुआ है? ओके, ठीक है। आ जाएगा ऑर्गेनिक में, उसके पहले मैं भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा, मतलब SN1 SN2 रिएक्शन नहीं, बट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं, लिख के हो गया होगा। सो हेस लॉ, नाउ द लॉ स्टेट्स दैट enthalpy of a reaction, enthalpy of a reaction remains constant, remains constant या फिर same, irrespective of, irrespective of the number of steps involved in the reaction, involved in the reaction। अब टेक्स्ट बुक में तुम लोगों को दिखेगा irrespective of the reaction is taking place in one step or else a number of steps, ठीक है। मैंने उसको थोड़ा सा शॉर्टकट कर लिया, छोटा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस एकदम सिंपल लॉ है ये, सिर्फ एंथैल्पी को नहीं और बहुत सारी चीजों को अप्लाई होता है। मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसके बाद तुम लोग मुझे पहले बताओगे ये एंथैल्पी को एप्लीकेबल क्यों है, उसके बाद और कौन सी चीजों को ये एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। तो चलो लेट्स अज्यूम मैं ए एक कंपाउंड है, इस ए कंपाउंड को डी कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ए कंपाउंड इज कन्वर्टिंग इनटू डी कंपाउंड, ठीक है। तो अब गाइस ए टू डी जाते वक्त डेल्टा एच एंथैल्पी लगी। अब यही सेम रिएक्शन पहले मैंने ए को बी में कन्वर्ट किया जिसमें मुझे एंथैल्पी चेंज लगा H1, फिर मैंने बी को सी में कन्वर्ट किया जिसमें मुझे चेंज लगा H2, एंड फिर मैंने सी को डी में कन्वर्ट किया जिसमें मुझे एंथैल्पी चेंज लगा H3। नाउ गाइस बोथ ऑफ दीज, हाँ BHC बॉर्न एबर साइकिल, डायरेक्ट बनाओ या नंबर ऑफ स्टेप्स यूज करके बनाओ सेम रहता है, परफेक्ट सही पकड़े। अब गाइस मुझे बताओ यहाँ पे तुम लोग ए से डी डायरेक्ट जाओ या पहले ए से बी में कन्वर्ट करो फिर बी से सी में जाओ फिर सी से डी में जाओ, एंथैल्पी चेंज होने वाला है क्या? नहीं, एंथैल्पी हमेशा सेम रहेगी, मतलब H1 डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट एक स्टेप में रिएक्शन करो या तीन अलग अलग स्टेप्स में रिएक्शन करो, तुम लोगों को डेल्टा H की वैल्यू सेम रहती है, एंड यू वोंट बिलीव कि इसके ऊपर कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अब ये हम लोगों का बेसिक लॉ है। अब मुझे बताओ ये एंथैल्पी को एप्लीकेबल क्यों है, ये एंथैल्पी को एप्लीकेबल क्यों है, कि एंथैल्पी चेंज हम लोग एक स्टेप में लाए या फिर तीन अलग अलग स्टेप्स में लाए सेम रहते, क्यों? बताओ जरा। आविष्कार करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। उन्नति करेक्ट आंसर है, नील करेक्ट आंसर है,
धनंजय करेक्ट आंसर है। एंथैल्पी मतलब क्या? बेमी करेक्ट आंसर है। श्रेय करे नहीं, श्रेय का आंसर नहीं है करेक्ट। ओके, तो गाइस एक हिंट देता हूँ, देखो ए को डी में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक डायरेक्ट पाथ है, एक डायरेक्ट पाथ है एंड एक ऐसे घूम के जाने वाली पाथ है, करेक्ट। मनस्वी करेक्ट आंसर है। अद्वैत करेक्ट आंसर है। अब सबके आंसर आ रहे हैं आई गेस। दीप करेक्ट आंसर है। यश करेक्ट आंसर है। कृष्णा करेक्ट आंसर है। माय क्वेश्चन इज कि एंथैल्पी चेंज ये एक स्टेप में लाओ या 3 4 5 कितने भी अलग अलग स्टेप्स में लाओ, हमेशा सेम रहने वाला है, क्यों? वैष्णव करेक्ट आंसर है। कृष्णा करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर है। जोई करेक्ट आंसर है। श्रेया करेक्ट आंसर है। पार्थ करेक्ट आंसर है। तो गाइस बिकॉज एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, एंथैल्पी पाथ के ऊपर डिपेंड करती है क्या? नहीं, तुम लोग एक स्टेप में करो, एक पाथ में करो या दूसरे किसी एकदम लंबी चौड़े पाथ में करो, तुम लोगों को हमेशा आंसर सेम आएगा बिकॉज एंथैल्पी इज अ पाथ फंक्शन। इसका रीजन व्हाई दिस लॉ इज एप्लीकेबल, तुम लोगों को थियरी समझ में आ रही है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? रीजन बिकॉज एंथैल्पी इज अ पाथ फंक्शन, एंथैल्पी इज अ पाथ फंक्शन। तो मुझे बताओ ये लॉ सिर्फ एंथैल्पी को एप्लीकेबल है क्या? नहीं। सो देयरफॉर लॉ इज एप्लीकेबल टू, लॉ इज एप्लीकेबल टू हर एक रिएक्शन, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल टू इंटरनल एनर्जी, स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी अभी तक पढ़ा नहीं है बट बाद में पढ़ेंगे, स्टेट फंक्शन है। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी, वो भी अभी तक पढ़ा नहीं है बट स्टेट फंक्शन है। हर एक स्टेट फंक्शन को हम लोगों का लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इट इज, अच्छा मैंने यहाँ पे पाथ फंक्शन लिख दिया, सॉरी, होता है। इट इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो हर एक स्टेट फंक्शन को ये एप्लीकेबल है। लॉ समझ में आया? इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन ले, ये लिख दो, चलो कंप्लीट दिस, हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन पूछूं, लिख के हो गया सबका? व्हाट इज जी एंड एस? जी एंड एस आर एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी, जो हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं बट मैंने अभी दे दिया। तो एक क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन इज, ये ट्रिपल ई का क्वेश्चन है। एंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आर -393.5 and -283 kilojule per mole respectively. Calculate enthalpy of formation, enthalpy of formation of carbon monoxide per, ठीक है। ये 2004 का क्वेश्चन है। चलो बताओ, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी आर एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी, जो हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए उनको छोड़ दो, इग्नोर करो, ठीक है।
बट दे आर स्टेट फंक्शन। ठीक है, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है पाथ फंक्शन हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ दो है, एक है वर्क डन एंड दूसरा है क्यू, हीट। ठीक है, इट इज फ्रॉम AIEEE 2004 में AIEEE थी, AIEEE का क्वेश्चन ये है। चलो ये पहली बात। अब ऐसे क्वेश्चन में तुम लोगों को जो डेटा दिए है, वो आधा अधूरा है। पहली बात, तुम लोगों को डेटा पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो रहा क्या है, कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन हो रहा है। तो गाइस कार्बन के कंबशन की रिएक्शन पहले लिखो। अब देखो कार्बन की कंबशन की रिएक्शन क्या आएगी, कार्बन प्लस O2। कार्बन का कंबशन करोगे तो क्या बनता है, चलो हेल्प मी आउट। कार्बन का अगर कंबशन करोगे तो क्या बनता है, आविष्कार आंसर करेक्ट है आई गेस आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। वेरी नाइस। अब कार्बन डाइऑक्साइड के कंबशन में तुम लोगों को डेल्टा एच की वैल्यू देके रखी है -393.5 किलो जूल पर मोल। आर यू गेटिंग इट? अब गाइस सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका भी कंबशन करना है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन करोगे, मुझे बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर मैं जलाऊंगा तो तभी भी मुझे क्या मिलेगा, तभी भी मुझे मिलेगा CO2, राइट। अब एक देखो ये वैल्यू जो दी है वो पर मोल है, तो तुम लोगों को एक ही कार्बन मोनोऑक्साइड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाफ O2 कर देना प्लीज। ये समझ में आ रहा है कि तुम लोगों को ये पर मोल के लिए वैल्यूज दी है, मतलब एक मोल के लिए ही कंबशन चाहिए, तो हाफ O2 करोगे तब CO2 बनेगा 1 मोल। तो ये हो जाएगा -283 किलो जूल पर मोल। अब ये डेटा पूरा हो गया। तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि देखो डेटा मैंने कंप्लीट कैसे किया। आर्यन करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस गाइस। डेटा इलेबरेट कैसे किया वो समझ में आ रहा है। पहली बात, कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दिया था तो वो रिएक्शन पहले लिख दो, तब तक हम लोगों का डेटा कंप्लीट नहीं है। तो मैंने कंबशन ऑफ कार्बन किया, कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड किया। अब यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई करने का रीजन क्या था, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड के 1 मोल के लिए ही हम लोगों को डेटा दिया है, तो मुझे 1 मोल के लिए वो यूज करना पड़ेगा। नाउ फाइनली दे आर आस्किंग अस कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पर मोल। 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करना है, तो गाइस हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड, एकदम आराम से तुम लोगों को स्पून फीड कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, कार्बन, नील करेक्ट आंसर है, आर्यन आर्यन करेक्ट आंसर है। ओके, तो हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन करना है। तो गाइस कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन, अब मुझे बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग किससे फॉर्म करेंगे, तो हम लोग कार्बन एंड ऑक्सीजन का यूज करके उसे फॉर्म कर पाएंगे। समीक्षा करेक्ट आंसर है, भक्ति करेक्ट आंसर है। अब गाइस मुझे बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड में एक ही ऑक्सीजन है, तो सिर्फ आधा ऑक्सीजन यूज करो यहाँ पे। ये समझ में आया क्या देखो। अब इसके लिए तुम लोगों को डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये कैसे करें गाइस, इतना करने के बाद क्वेश्चन एकदम सिंपल बच जाता है। अब हम लोगों को करना क्या है, देखो सबसे पहले जो फाइंड आउट कर रहे हैं ना, उस रिएक्शन में जो जो चीजें हैं वो ऊपर वाले गिवन डेटा में फाइंड आउट करो। मुझे बताओ यहाँ पे सबसे पहले तुम लोगों को कार्बन दिख रहा है, मुझे बताओ ये कार्बन ऊपर वाले कौन से इक्वेशन में दिख रहा है, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2? कार्बन ऊपर वाले गिवन में कौन से इक्वेशन में दिख रहा है, आई गेस इक्वेशन 1 में दिख रहा है। तो पहले इक्वेशन 1 लिख दो, कार्बन प्लस O2 गिव्स अस CO2, एंड इसके लिए डेल्टा एच हम लोगों को, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, -393.5 देके रखिए। अब गाइज सेकंड ऑक्सीजन है, बट ऑक्सीजन हम लोगों को दोनों इक्वेशन में दिखेगा। अब जो चीज दोनों इक्वेशन में कॉमन है उसको इग्नोर करो, उसके ऊपर दिमाग कभी लगाना ही मत। नाउ विल गो फॉर प्रोडक्ट साइड। यहाँ पे तुम लोगों को CO दिख रहा है, मुझे बताओ CO, वैष्णव करेक्ट आंसर है, CO ये कौन से इक्वेशन में दिख रहा है, इक्वेशन 1 या सेकंड? पूर्वल करेक्ट आंसर है, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2? CO इक्वेशन 2 में दिख रहा है, राइट। बट गाइस यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे CO प्रोडक्ट साइड पे है, यहाँ पे CO रिएक्टेंट साइड पे है। मुझे बताओ इक्वेशन 2 के CO को प्रोडक्ट साइड पे लेके जाना है, इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग? समझ में आ रहा है? ये रिएक्टेंट साइड वाला CO मुझे प्रोडक्ट साइड पे लेके अगर जाना है तो इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स कर दो, क्या मिलेगा, CO2 gives us CO प्लस हाफ O2। एंड लेवजियर एंड लैपलास लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग जब किसी इक्वेशन को रिवर्स करते हैं उसके डेल्टा एच की वैल्यू प्लस हो जाती है, तो ये हो जाएगा +283.0। साइन चेंज कर देंगे, वेरी नाइस। अब गाइज ये टाइप का क्वेश्चन है ना, करेक्ट हुआ कि नहीं वो देखने के लिए अपने पास क्रॉस वेरिफिकेशन की मेथड है कि इक्वेशन बराबर बनी कि नहीं। देखो अब तुम लोगों को मैंने बहुत पहले से पढ़ा है,
कि जो अपोजिट साइड पे सेम चीजें रहती है उन्हें हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, CO2 और CO2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे ये हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हाफ बच जाएगा, एंड हम लोगों को फाइनल इक्वेशन मिलेगी कार्बन प्लस हाफ O2 गिव्स अस, अब बचा क्या यहाँ पे, CO बच गया सिर्फ, दिख रहा है ये CO बचा हुआ। अब मतलब हम लोगों को जो ऊपर वाली इक्वेशन चाहिए थी वो इक्वेशन मिल गई। अब वो इक्वेशन जैसे ही मिल गई तो तुम लोगों को डेल्टा एच निकालना बहुत सिंपल है, सिर्फ ऐड कर दो, एंड यहाँ पे बहुत लोगों ने आंसर भेजा है मुझे तो मैं पहले से यूज कर रहा हूँ, -110.5 किलो जूल पर मोल। स्टेप्स समझ में आई, हम लोगों ने क्या क्या समझा। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में तुम लोगों को डेटा जो है वो आधा अधूरा दिया रहता है, वो तुम लोगों को रिएक्शन लिख के पूरा करना पड़ेगा, एंड फिर जो रिएक्शन पूछे उसे लिखो, एंड उस रिएक्शन को डेटा के रिएक्शन से बनाने की कोशिश करो। दैट्स इट, दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है बेशक, अगर तुम लोगों को याद होगा बॉर्न पेपर साइकिल भी हम लोग ऐसे ही कुछ करते थे, धीरे धीरे एक एक स्टेप बनाते थे, एक एक रिएक्टेंट बनाते थे, बट वो तो हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ता है, नो डाउट, ये और ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, जिनका लिखना बाकी है राइट इट डाउन। ओके, लिख के हो गया सबका, आगे बढ़े। ऐसे टाइप के हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, बट अभी तक हम लोगों ने सारे टर्म्स देखे नहीं है एंथैल्पी के, इसलिए हम लोग नहीं कर पाएंगे। बाय द वे, दिस सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेई 2016 ऑल्सो। ठीक है, तो 2016 का ये जेई का क्वेश्चन था, सेम टू सेम। ओके, वन मोर क्वेश्चन इज देयर, वो एक बार कर लेते हैं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करने की ट्राई करोगे बिकॉज इट इज मच मोर इजियर। ठीक है, एंड क्वेश्चन इज कार्बन ग्राफाइट। गाइस ये जो मैं ग्राफ लिख रहा हूँ या फिर ग्राफ, वो ग्राफाइट है, कार्बन ग्राफाइट प्लस O2 गैस गिव्स अस CO2 गैस। ठीक है, एंड डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन इज -393.5 किलो जूल पर मोल है। ये यूनिट अभी मैं वापस नहीं लिखूंगा, यूनिट याद रखना किलो जूल पर मोल है। ठीक है, नेक्स्ट इज H2 गैस प्लस O2 गैस, हाफ O2 गैस, giving us H2O liquid, and for this delta H is -285.8 kilojoule per mole. After this, CO2 gas plus 2H2O liquid gives us CH4 gas plus 2O2 gas. Delta H for this equation is plus 890.3 kilojoule per mole. ठीक है, and from these equations you have to find carbon graphite plus H2 gas, 2H2 by the way, giving us CH4 gas. What is the enthalpy change for this equation? Can you do it guys? ये तुम लोग खुद से कर सकते हो, ट्राई करना है इसे। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ JE 17। ठीक है,
तो रिसेंट ईयर्स का एक क्वेश्चन है, 4 साल पहले ही पूछा गया था, राइट। आई गेस तुम लोग कर पाओगे। अभी तक किसी का भी करेक्ट आंसर नहीं आया है। इसी मैंने सारी वैल्यूज करेक्ट दी है ना, बाय द वे। ओके, -393, -285 एंड +890। ओके, हाँ समझा मुझे तुम लोग कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, मुझे समझ में आ गया तुम लोगों का आंसर क्यों गलत आ रहा है। एक छोटी सी चीज अगेन वही, अभी तक एंथैल्पी मैंने पूरी तरह से पढ़ाया नहीं है, इसकी वजह से तुम लोगों का अभी आंसर रॉन्ग आ रहा है। डोंट वरी। आर्यन करेक्ट आंसर है, साइन गलत है। साइन में कहाँ पे मिस्टेक हुई है देखो, या फिर साइन भी करेक्ट है क्या? नहीं, साइन गलत है आर्यन आपकी। निकिता करेक्ट आंसर है। अभिजीत करेक्ट आंसर है। कुछ लोग पॉइंट ऐड करना भूल रहे हैं क्या, क्या पता। ओके ठीक है, तो श्रेय करेक्ट आंसर है। सबकी एक सिंपल कॉमन मिस्टेक हो रही है, जो कि अभी तक हम लोगों ने पूरी तरह से, सोहम चिंदारकर करेक्ट आंसर है। पूरी तरह से अभी तक एंथैल्पी पढ़ा नहीं है, इसलिए मिस्टेक हो रही है, डोंट वरी। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। एक बार यूनिट देख लेना, शायद से तुम लोगों को समझ में आ जाए कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। सो नाउ गाइस लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले मैंने क्या बोला, जो चीजें फाइंड करने बोली है वो देखो, यहाँ पे कार्बन ग्राफाइट है, यहाँ पे कार्बन ग्राफाइट है, तो यूज करो उसे। कार्बन ग्राफाइट प्लस O2 गैस गिविंग अस CO2 गैस। अब गाइस बाय द वे, तुम लोगों की इक्वेशन बैलेंस तो हो रही थी क्या? मैंने क्रॉस चेक करने की एक मेथड भी बताया ना। कृष्णा करेक्ट आंसर है, साइन गलत है, उन्नति करेक्ट आंसर है। रिएक्शन पहले बैलेंस तो हुई है क्या देखो जरा। डेल्टा एच इज -393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब सेकंड तुम लोगों को चाहिए हाइड्रोजन। मुझे बताओ हाइड्रोजन हम लोगों को कहाँ पे दिख रहा है, हाइड्रोजन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर तुम लोगों ने डायरेक्ट सेकंड इक्वेशन जैसी की तैसी लिखी, +12O2 गैस गिविंग अस H2O लिक्विड, तो तुम लोगों का एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और यहाँ पे तुम लोगों की मिस्टेक हो रही है, आई गेस तुम लोगों ने ये 2 देखा नहीं क्या? हम लोगों को ये 2 टाइम्स चाहिए, तो सेकंड इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब गाइस अगर सेकंड इक्वेशन के तुम लोगों ने 2 मोल यूज किए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ एक O2 बचेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे 2H2। अब अगर तुम लोग इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यार ये जो एंथैल्पी की वैल्यू है दैट इज फॉर 1 मोल। एक मोल रिएक्शन के लिए, मतलब एक मोल हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन है, ऐसे समझ लो। और अभी तुम लोग 2 मोल यूज कर रहे हो, तो एंथैल्पी की वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सबको अपनी मिस्टेक समझ में आई? हर एक का आंसर ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, इसलिए गलत आ रहा था। मल्टीप्लीकेशन करेक्ट किया ना मैंने, देखो जरा। ठीक है, एंड अभी सबके आंसर करेक्ट आएंगे, तो अभी क्या, CH4 जिधर चाहिए उधर ही है, ये प्रोडक्ट साइड पे है, ये भी प्रोडक्ट साइड पे है, तो सेम टू सेम। देखो एक्चुअली में एक क्वेश्चन करके आगे बढ़ने वाला था, बट तुम लोगों में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की कि और एक क्वेश्चन करना है, इसलिए मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया। आई नो अभी तक पूरा पढ़ा के हुआ है नहीं, तो तुम लोगों को आंसर करेक्ट नहीं आएगा, बट स्टिल। एंड फाइनली डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे तुम लोगों को देकर रखिए 890.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो फाइनली अगर तुम लोग ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो CO2 से CO2 कट जाएगा, 2H2 से 2H2 कट जाएंगे, 2O2 से ये एक O2 और ये एक O2 दोनों कट जाएंगे, एंड तुम लोगों को फाइनल जो आंसर चाहिए वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 11, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो 5 6 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, एंड 965 माइनस में। ठीक है, तो अब माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो इसे। एक में से सॉरी 3 में से नहीं, बराबर है, 11 में से 3 गए,
कितने बचेंगे? 11 में से 3 गए, 8 बचेंगे, 8 बच गए। एंड 5 में से 0 गया, 4 बच गए। 6 में से 16 में से ये गया, 7 बच गए। एंड बड़े नंबर का साइन, तो 74.8 किलो जूल पर मोल। क्या किया मैंने, समझ में आया? क्लियर गाइस? बस थर्मोकेमिस्ट्री में यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। सिर्फ अलग अलग प्रोसेस आएंगे, अलग अलग प्रोसेस में हम लोग देखते जाएंगे, बट थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोगों को यही करना है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, नाउ एंथैल्पी ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। एंथैल्पी ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, नई हेडिंग। ठीक है, हेस लॉ के बाद एंथैल्पी ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। तो सेकंड इक्वेशन के लिए डेल्टा एच क्या लिया? सेकंड इक्वेशन के लिए मैंने डेल्टा एच को 2 से मल्टीप्लाई किया। सेकंड इक्वेशन के लिए मैंने डेल्टा एच को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 8 जा 16, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गए। 2 2 जा 10 एंड 1 कैरी फॉरवर्ड वाला ऐड कर देंगे तो 1 एंड 11, तो 1 कैरी फॉरवर्ड अगेन हो गया। 2 8 जा 16 तो 17, क्योंकि 1 कैरी फॉरवर्ड किया था, अगेन 1 कैरी फॉरवर्डेड। एंड 2 2 जा 4 प्लस 1 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लीकेशन किया गाइस 2 से, बिकॉज इस सेकंड इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, 2 हाइड्रोजन, तो एंथैल्पी की वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गेटिंग इट? एंथैल्पी की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? यहाँ पे सबकी मिस्टेक हुई थी, मिस्टेक समझ में आ रही है? सब लोगों ने यहाँ पे मिस्टेक की थी, सबके आंसर जो आ रहे थे वो विदाउट मल्टीप्लिकेशन आ रहे थे। भाई वी एडेड 2 एंथैल्पीज एंड देन सबट्रैक्टेड लास्ट वन। भाई जब दो माइनस साइन रहता है तो उनकी होती है एडिशन, एंड जब एक माइनस और एक प्लस रहता है तो हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्शन। मैथमेटिक्स, जब नॉर्मल जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं वैसे। तो इसलिए पहले मैंने इन दोनों को ऐड किया बिकॉज दोनों माइनस थे, एंड उसके बाद मैंने सब्ट्रैक्ट किया बिकॉज एक प्लस और एक माइनस था। ठीक है, ओके। तो एंथैल्पी ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ फेस ट्रांसफॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, गाइस ये एकदम सिंपल है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये फिजिकल चेंज में आता है। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग देखो, हम लोगों के पास कौन सी फेज रहती है? एक रहता है सॉलिड, सॉलिड को हम लोग लेके जा सकते हैं लिक्विड में, सॉलिड को लिक्विड में लेके जाने वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्यूजन। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंड लिक्विड को हम लोग सॉलिड में लेके जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग ऑफ सॉलिड, या फिर फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। ठीक है, अब लिक्विड को तुम लोग लेके जा सकते हो गैस में। अब लिक्विड को गैस में लेके जाने वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन, एंड गैस को तुम लोग लिक्विड में लेके जा सकते हो, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। एंड और एक प्रोसेस रहती है गाइस, जिसमें हम लोग सॉलिड को डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड को डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड उसे हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। वेरी नाइस। ठीक है, अब गाइस इसमें पहली बात मुझे बताओ, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे, हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी? सॉलिड टू लिक्विड, हीट एब्जॉर्ब या हीट रिलीज? ऐसे बकवास क्वेश्चन मत पूछो कि सॉलिड को गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, बिकॉज ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, तो अब सॉलिड को लिक्विड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हीट एब्जॉर्ब होगी, करेक्ट? गाइस ऑब्वियस है ना, अगर मेरे पास एक आइस है, आइस का एक मेरे पास अगर ब्लॉक है, एंड ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये हीट एब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर से, एंड फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी।
ये समझ में आ रहा है? हीट एब्जॉर्ब, मैं यहाँ पे ऐसे स्मॉल में लिख देता हूँ, Q इज एब्जॉर्ब। अब मुझे बताओ लिक्विड को गैस में लेके जाना है, पानी को बॉईल करते हो तो लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करता है, बराबर, तो यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन। अब इसकी उल्टी प्रोसेस होगी तो हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, तो यहाँ पे हीट रिलीज होगी। एंड अगेन लिक्विड को अगर सॉलिड में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे भी हीट रिलीज होगी, ठीक है। अब सॉलिड को अगर डायरेक्ट गैस में लेके जाएंगे तो ऑब्वियस है वो भी हीट एब्जॉर्ब करेगा। चल से अब इसके बेसिस पे हम लोग अलग अलग टाइप के एंथैल्पीज पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। ये इस एक टाइप के एंथैल्पी का मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, बाकियों की हम लोग डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, ठीक है। गैस टू सॉलिड डिपोजिशन कहते हैं, गैस डिपॉजिट होना, ओके ठीक है। ओके, सो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं डेल्टा फ्यूज एच, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? सो द हीट एब्जॉर्ब, द हीट एब्जॉर्ब व्हेन 1 mole of a substance, 1 mole of a substance is converted from solid state to liquid state is called as ऐसे भी लिख सकते हो when 1 mole of substance is melted, ठीक है, इजी हो जाएगा, is called as enthalpy of fusion, enthalpy of fusion, फ्यूज करना, ठीक है। तो अब सॉरी नाउ ओवर हियर लेट्स टेक एन एग्जांपल, वाटर सॉलिड फॉर्म का है, इसे हम लोगों ने वाटर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नाउ एंथैल्पी फॉर दिस रिएक्शन, पहली बात मुझे बताओ यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होने वाली है तो एंथैल्पी इज पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव आएगी, वेरी नाइस। एंड एंथैल्पी चेंज इज प्लस 6.01 किलो जूल पर मोल। तुम लोगों को एंथैल्पी चेंज की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन किए थे तो वो वैल्यू हम लोगों को हमेशा दी रहती है, गिवन रहेगी एग्जाम में, ठीक है, राइट इट डाउन। अब गाइस इसी इसी के अलावा दूसरा एक आएगा दिस इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब दूसरा आ सकता है एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। और टेल मी, अगर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पढ़ लिया है तो फ्रीजिंग की डेफिनेशन लिखने की जरूरत है क्या? इसका अपोजिट हो जाएगा, परफेक्ट। तो H2O लिक्विड कन्वर्ट होगा H2O सॉलिड में, हम लोगों ने उसको फ्रीज कर दिया। अब डेल्टा H ऑफ फ्रीजिंग इज -6.01 किलो जूल पर मोल, खत्म। latent heat of fusion is for 1 gram, latent heat is usually used for 1 gram or else you might use it for 1 kg. Enthalpy is for 1 mole, that is the difference between latent heat and enthalpy. Okay, so third one is enthalpy of क्या था उसके बाद, वेपराइजेशन, ठीक है। तो इसका सिंबल आता है डेल्टा है वेप एच, ठीक है। अब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में H2O गैस, सॉरी H2O लिक्विड, उसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं H2O गैस में, एंड इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इसके लिए रहता है प्लस
ठीक है, ऑब्वियसली प्लस रहने वाला है बिकॉज हम लोगों को हीट करना है, तब जाके वो गैस में कन्वर्ट होगा। 44 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 44.0 लिख देते हैं, 44.0 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब गाइस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अगर हम लोगों ने पढ़ लिया, तो मुझे बताओ एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन सेम ही रहने वाला है ना? अगेन इसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन ऐसे कुछ लिखते हैं, एंड यू विल गेट H2O gas converted into H2O liquid. Delta H for this reaction is minus 44.0 kilojoule per mole. ठीक है, and now guys last thing, fifth, enthalpy of sublimation. Enthalpy of sublimation, डेल्टा एच सब। ठीक है, अब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में हम लोग क्या करेंगे, H2O सॉलिड को डायरेक्ट लेके जाएंगे H2O गैस में, राइट? अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ? इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? सिद्धेश करेक्ट आंसर है, श्रेया करेक्ट आंसर है, आनंद करेक्ट आंसर है, सानिका वाले करेक्ट आंसर है, दिशा श्रेया करेक्ट, कृष्णा करेक्ट, उन्नति करेक्ट, सोहम करेक्ट, नील करेक्ट, चेतन करेक्ट। ओके, चलो बहुत लोगों के आंसर आ गए, तो सबके आंसर करेक्ट है गाइस। देखो, तुम लोग पहले मेल्ट करो और उसके बाद वेपराइज करो, या फिर डायरेक्ट वेपराइज करो, दो स्टेप में करो या एक स्टेप में करो, वैल्यू सेम रहेगी, हेस लॉ, करेक्ट? तो सिर्फ ऐड कर दो। ये मुझे एक्सप्लेन और करने की जरूरत नहीं है ना, कि इसका आंसर 50 पॉइंट कितना है, 50.01 आएगा किलो जूल पर मोल। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन, फ्यूजन की वैल्यू एंड वेपराइजेशन की वैल्यू दोनों को ऐड कर दी। ठीक है, चलो कंप्लीट दिस। एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज, इतना ही टॉपिक है। मतलब गाइस ये वैल्यूज जो है वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है बिकॉज आई एम नॉट हैविंग द एग्जैक्ट वैल्यूज। ठीक है, बट अगेन तुम लोगों को एग्जैक्ट वैल्यूज याद रखने में कुछ मतलब ही नहीं है, तुम लोगों को सिर्फ कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि कब प्लस यूज होगा, कब माइनस यूज होगा। बाकी वैल्यूज क्या है, कौन सी है, वो हम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। Guys, today we want to take a break. We'll finish our lecture earlier, चलेगा? मतलब आज का लेक्चर इतना कुछ हेवी नहीं है, बहुत लाइट लाइट है, इसलिए ब्रेक नहीं। हाँ, 2 मिनट में तुम लोगों को बीच में रिलीव दूध दे दूंगा, ठीक है, सिर्फ 2 मिनट, so that you can do your business. ओके, सो
चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, नाउ आफ्टर दिस विल स्टार्ट विद एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक चेंजेस। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक चेंजेस। ओके, सो गाइस सबसे पहले आएगा इसके अंदर एंथैल्पी, सॉरी एंथैल्पी नहीं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। कभी सुना है? इसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन, ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन इसका रहता है। ठीक है, अब गाइस ओवर हियर आयनाइजेशन करना मतलब क्या, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देना। नाउ करेक्ट पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने ये किया था। अब गाइस इफ यू हैव अ मेटल, लेट्स अज्यूम आई हैव एल्यूमिनियम, चलेगा? एल्यूमिनियम का एग्जांपल, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में रहते हैं एक, दो और तीन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब याद रखो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने पहले भी लिखी थी। ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड gaseous atom is called as enthalpy of ionization। ठीक है, तो लिख के देने की जरूरत होपफुली नहीं होगी, हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है। अब गैसियस फॉर्म में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर फेंक दिया। अब इसको बाहर फेंकने के लिए ऑब्वियसली आई हैव टू गिव सम एनर्जी। ठीक है, एंड देन ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग एंड प्लस वन चार्ज इज देयर इन गैसियस फॉर्म। लेट्स अज्यूम दिस इज डेल्टा एच वन, इसे हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी वन। अब गाइस मुझे बताओ सिमिलरली, अब प्लस चार्ज में से अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एटम के ऊपर प्लस चार्ज, एटम ने इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली पकड़ के रखा है या फिर आयन ने इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली पकड़ के रखा है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन उतने ही इजीली निकल पाएगा क्या? सेकेंड इलेक्ट्रॉन उतने ही इजीली निकल पाएगा क्या? नहीं, we'll have to provide some more energy, so let's call it ionization enthalpy number 2। and now there is plus 2 charge, means I have removed 2 electrons from an atom already, and now I want to remove one more electron। So now you tell me how much energy is required, same as energy required for removing of second electron, yeah will require further more energy, so obviously will require more energy, right? So guys, in conclusion, ionization enthalpy 3 as highest value, ionization enthalpy 2 as intermediate value, and ionization enthalpy 1 will have lowest value। ठीक है, तो इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत और कुछ ऐड करने की जरूरत है तो बोलो। ओके, अब गाइस तुम लोगों को एग्जाम में मैंने बहुत बार ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एक्स एटम है, एक्स को एक्स प्लस में कन्वर्ट किया तो आई हैड रिक्वायर्ड 100 किलो जूल। ठीक है, एक्स को एक्स टू में एक्स प्लस टू में कन्वर्ट किया, आई रिक्वायर्ड 175 किलो जूल। एक्स को एक्स थ्री में कन्वर्ट, एक्स प्लस थ्री में कन्वर्ट किया, मुझे लगे 250 किलो जूल। एक्स को एक्स प्लस फोर में कन्वर्ट किया, मुझे लगे 1000 किलो जूल। एंड एक्स को एक्स प्लस फाइव में कन्वर्ट किया, मुझे लगे 1500 किलो जूल। ठीक है, टू विच ग्रुप दिस एटम बिलोंग्स? ठीक है, ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री या ग्रुप 14? ऐसा टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो अब ऐसा टाइप के क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को ट्रिक क्या बताई थी, जहां पे गैप बहुत ड्रास्टिक आ जाए, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गैप कितनी आई है? 75 की। यहाँ पे गैप कितनी आई है? 125। नहीं, ये बहुत ही छोटी गैप दे दी यार मैंने, 75 ही दे दी ना आई गेस, 75। ठीक है चलो, एंड यहाँ पे गैप कितनी आई? 750। यहाँ पे गैप कितने आई? 500। मतलब मैक्सिमम गैप कहाँ पे आई? तो मैक्सिमम गैप x2 से x3 में जाते हुए आई। मतलब गाइस इसका मीनिंग क्या है? तो x2 was very stable, x2
वॉज वेरी स्टेबल, ये समझ में आ रहा है। एंड अगर x2 बहुत स्टेबल है, मतलब x+2 अगर बहुत स्टेबल है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद मॉलिक्यूल एकदम ज्यादा स्टेबल हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद मॉलिक्यूल अगर एकदम ज्यादा स्टेबल हो रहा है, मतलब वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है। सॉरी, गलत गलत गलत, यहाँ पे तो सिर्फ 75 का इंक्रीज आया था, x3 में सबसे ज्यादा इंक्रीज आया ना। नहीं नहीं नहीं, बराबर है, सॉरी। x2 से x3 में जाते वक्त क्या है, करेक्ट था। तो दिस वाज वेरी स्टेबल, एंड इफ दिस वाज वेरी स्टेबल, तो यहाँ पे ये अगर बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, मतलब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चला गया। एंड गाइस, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देखो, x+2 बहुत स्टेबल था, और वो +3 में जाने के लिए मान ही नहीं रहा था। मतलब क्या, तो मेरे पास जो एटम था उसके आउटर मोस्ट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। आर यू गेटिंग इट? देखो, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एंड लास्ट शेल में सिर्फ 2 ही थे, लास्ट शेल में सिर्फ 2 थे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन उसने एकदम इजीली निकाल दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन उसने एकदम इजीली निकाल दिए। क्यों निकाले? बिकॉज ये निकालने के बाद, ये निकालने के बाद उसके आउटर मोस्ट में सिर्फ क्या बचेगा, एक निकाला, दूसरा निकाला, अब उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। +2 बनने के बाद, +2 बनने के बाद उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये इनर्ट गैस हो गया या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच गया। एंड हेंस +2 इज वेरी स्टेबल, मतलब इसके आउटर मोस्ट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन थे। आउटर मोस्ट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इट बिलोंग्स टू ग्रुप 2। गेटिंग इट? टू विच ग्रुप दिस एटम बिलोंग्स, ये क्वेश्चन था। तो +2 इज वेरी स्टेबल, +2 इज वेरी स्टेबल, ठीक है। +3 बहुत स्टेबल नहीं होगा। अगर ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती। बट +2 में सबसे ज्यादा एनर्जी लग रही है। देखो, +2 से +3 में जाते वक्त, +2 से, ओ ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने बीच के गैप्स गलत लिख दिए। सॉरी गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने बीच वाले गैप्स गलत लिख दिए। सॉरी, एक्चुअली माय मिस्टेक। देखो, x से x+ में जाते वक्त, यहाँ पे हम लोगों ने टेबल ही गलत लिखना स्टार्ट कर दिया था। x से x+ में जाते वक्त हम लोगों को 100 किलो जूल लगी। x+ से x+2 में जाते वक्त हम लोगों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन का फॉर्मेट ही रॉन्ग है गाइस, क्वेश्चन का फॉर्मेट ही रॉन्ग है। एक्सट्रीमली सॉरी, क्वेश्चन का फॉर्मेट गलत हो गया था, ठीक है। मुझे जिस वे में रिप्रेजेंट करना चाहिए था वो गलत हो गया। ओके, सॉरी, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट ही गलत हो गया। क्वेश्चन गलत फ्रेम हो गया था पूरा का पूरा, इसलिए मिस्टेक हुई। ओके, तो बट तुम लोगों को कंसेप्ट होपफुली पता है, ठीक है, कि जहाँ पे सबसे बड़ा गैप आता है वहां पे हम लोगों को करेक्ट आंसर मिलता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ही मैंने रॉन्ग फॉर्मेट में दे दिया था। लेट इट बी, हम लोग ऐसा वाला क्वेश्चन बाद में कभी कर लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। विल टेक 3 मिनट्स ऑफ ब्रेक, ठीक है। चलो।
Okay guys, so let's continue now. So भैया second concept is concept of electron gain enthalpy. ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाउ गाइस इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। अब इसके लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल भी पहले भी बहुत बार देखा था, तो लेट्स सी दैट एग्जांपल वंस अगेन। someone is raising their hand but again and again they are getting disconnected. Just a minute guys. Sir, can you raise your hand? um, तो चलो, नाउ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था एंड देखते हैं कैसे होता है। तो वो भैया प्लस 8 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड शेल में और 6 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज ऑक्सीजन। ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 एंड सेकंड शेल में और 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब गाइस अगर मैं और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ, बाहर से एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, तो इन द बिगिनिंग व्हाट विल हैपन, दिस प्रोटॉन विल हैप्पीली अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा एंड ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अंदर इजीली एड अप भी हो जाएगा। नाउ गाइस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब मैंने ऐड किया तो वो इजीली एड अप हो गया एंड दोनों के बीच में अट्रैक्शन था। अब मुझे बताओ गाइस, अट्रैक्शन मतलब स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी? अट्रैक्शन मीन्स स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी। एंड जब कोई चीज स्टेबल बनती है तो उसकी एनर्जी बढ़ती है या कम होती है? जब कोई चीज स्टेबल बनती है तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियसली कम होगी। परफेक्ट, करेक्ट बोल रहे हो। ये सारी चीजें तुम लोगों को पता रहनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 and 7। so now there are 7 electrons and it has become stable। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी Eg1, इसमें एनर्जी कम होती है, हेंस इट इज नेगेटिव। ठीक है, साइज इंक्रीज होगी, करेक्ट। एंड अब हाँ, इसका हम लोगों ने बहुत अच्छा एक एग्जांपल भी देखा था, करेक्ट। अब गाइस अगर मैं और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करने जाऊँ तो पहले से 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 7 इलेक्ट्रॉन मतलब एक एक्स्ट्रा का नेगेटिव चार्ज आ गया। देखो +8 चार्ज बीच में है बट आउटर मोस्ट में 9 इलेक्ट्रॉन है, मतलब टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरऑल 1 माइनस चार्ज इज देयर। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, ऑब्वियसली दे विल रिपेल ईच अदर। तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली हम लोग ऐड कर पाएंगे क्या? नहीं। तो ऐसे टाइम पे वी हैव टू गिव इट सम एनर्जी so that this electron can go into this atom because there is some repulsion, करेक्ट बोल रहे हो। अब गाइस रिपल्शन के अलावा भी हम लोग उसको ओवरकम करके अगर अंदर जा रहे हैं तो व्हाट विल हैपन, हम लोगों ने एनर्जी उसे प्रोवाइड की। सो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड द वन व्हिच कम्स आफ्टर सेकंड मींस थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑल आर पॉजिटिव। ये कंसेप्ट याद है तुम लोगों को? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो मैं पढ़ाते वक्त एकदम इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ बिकॉज हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ा है, तो मैं जस्ट डिक्टेट कर रहा हूँ इन जनरल। ठीक है, सेकंड इज ऑलवेज पॉजिटिव, करेक्ट। तो याद रखो फर्स्ट Eg, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, इज नेगेटिव बट देर आर सम एक्सेप्शंस। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स। ठीक है, इसके एक्सेप्शन याद है? नोबल गैसेस, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। एंड सेकंड एंड द वन व्हिच कम्स आफ्टर सेकंड, ठीक है, nth, या फिर ऐसे लिखो सेकंड थर्ड डॉट 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 nth इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
मतलब nth इलेक्ट्रॉन, आई डोंट नो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दे आर ऑल नेगेटिव एंड दिस इज ट्रू, सॉरी पॉजिटिव, एंड दिस इज ट्रू ऑलवेज, ठीक है। अब मैंने तुम लोगों को और एक लिख के दिया था, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। गाइस ओवरऑल मतलब क्या, फर्स्ट सेकंड के एडिशन या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड की एडिशन, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, याद रखो सर, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो ट्रू इन ऑल द सिनेरियोज, ठीक है। इसके ऊपर हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया था, आयनाइजेशन एंथैल्पी कैन नेवर बी नेगेटिव, आयनाइजेशन एंथैल्पी कैन नेवर बी नेगेटिव unless and until you have added one electron in metal, मतलब there are some exception but which the cannot exist, ठीक है। तो हम लोगों ने एक नीट में आया हुआ क्वेश्चन किया था, अगर तुम लोगों को याद होगा, तो ऑक्सीजन गैस, ये नीट 2017 का क्वेश्चन है, आई डोंट नो हाउ बट मुझे नीट का ये क्वेश्चन लकीली याद रह गया है, बाकी कोई भी नहीं, बट इस एग्जाम्पल के लिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जे में इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, इसलिए पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू प्लस, सॉरी, यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू -140 किलो जूल पर मोल, ठीक है। एंड ओ माइनस में अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे O-2 बनते वक्त की डेल्टा एच की वैल्यू +470 किलो जूल पर मोल, एंड दे आर आस्किंग यू द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन। O gas +2 इलेक्ट्रॉन गिविंग अस O-2 गैस, ठीक है। बस खत्म, इसका एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है, चलेगा ना, सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है, इसमें कुछ नया नहीं है, पहले जो पढ़ा था वही वापस रिवाइज हो रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़े, हाँ ये क्वेश्चन लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ड्राइंग करनी है नहीं करनी, दैट इज टोटली अप टू यू, ड्रॉ नहीं करोगे इतना भी लिखोगे सफिशिएंट है, बिकॉज सेम कंसेप्ट पहले भी पढ़ा है, अगर याद होगा तो डेफिनेटली इट इज बेटर टू स्किप इट, ठीक है। आज हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन करने ही वाले हैं, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तक आज करना है। केमिकल बॉन्डिंग उठा के देख लोगे ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्चुअली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू वोंट बिलीव बट 2019 में जे एडवांस में उसका क्वेश्चन आया है, ठीक है। एंड बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक्चुअली बहुत सिंपल था, तुम लोग मतलब मेंस लेवल का भी नहीं था क्वेश्चन, ऐसे समझ सकते हो, इट वाज एन एमएसक्यू, ठीक है। तो थर्ड वन इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। इसे हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऐसे कुछ लिखते हैं, ठीक है। अब बॉन्ड एनर्जी अभी नहीं आएगी, बॉन्ड एनर्जी बाद में आएगी। अब देखो गाइस, एटमाइजेशन मतलब क्या, तो एक मॉलिक्यूल के सारे टुकड़े टुकड़े कर दो, जितने हो सके उतने एटम्स को सेपरेट कर दो, उसे हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास मीथेन है, अगर मेरे पास मीथेन है, तो मीथेन की गैस जो है उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, इसे भी ब्रेक करो, इसे भी ब्रेक करो, इसे भी ब्रेक करो, इसे भी ब्रेक करो, सो यू विल गेट 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, कार्बन इन गैस फॉर्म एंड 4 हाइड्रोजन इन गैस फॉर्म, राइट। इसे हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। तो अब गाइस, सिमिलरली अगर मेरे पास C2H6 है, सिमिलरली अगर मेरे पास C2H6 है गैस फॉर्म में, तो इसका एटमाइजेशन क्या करेंगे, तो मुझे कितने कार्बन के एटम्स मिलेंगे, तो मुझे कितने कार्बन के एटम्स मिलेंगे, 2 कार्बन +6 हाइड्रोजन, गेटिंग इट,
नाउ माय क्वेश्चन इज what is the difference between bond enthalpy and atomization enthalpy? What is the difference between bond enthalpy and atomization enthalpy? क्योंकि यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वहां पे भी बॉन्ड ब्रेक ही होने वाले हैं। हाँ नहीं नहीं, देयर इज अ बिग डिफरेंस, सम पीपल आर सेइंग इट। हाँ, बॉन्ड एंथैल्पी इज फॉर ओनली वन बॉन्ड, करेक्ट बोल रहे हो, सही पकड़े, ठीक है। सी, बॉन्ड एंथैल्पी में हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी में हम लोग सिर्फ एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, उस एक बॉन्ड को ब्रेक करने की जो एनर्जी रहती है वो काउंट करेंगे। एटमाइजेशन में जितने भी बॉन्ड है सबको ब्रेक करो। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंथैल्पी एंड एटमाइजेशन एंथैल्पी। गाइस, इतना आराम आराम से एक्सप्लेन करने का रीजन एक छोटा सा है कि एग्जाम में तुम लोगों को ये सारे टर्म्स कंफ्यूज करने के लिए उल्टे सुल्टे एक साथ यूज किए हुए रहते हैं, तो तुम लोगों को उनके बीच का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। याद रखो, हम लोगों ने जो भी एंथैल्पीज अभी तक देखी है, दे ऑल आर एप्लीकेबल फॉर वन मोल। कौन सी एंथैल्पीज गैसियस स्टेट के लिए रहती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल आयनाइजेशन एंथैल्पी गैस फॉर्म में यूज होती है, ये चाहिए तो यहाँ पे लिख देना, गैस फॉर्म में यूज होती है। एटमाइजेशन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी गैस फॉर्म में यूज होती है। एटमाइजेशन एंथैल्पी गैस फॉर्म में ही यूज होती है, एंड दे आर ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर वन मोल। दे आर ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर वन मोल। एंथैल्पी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वन मोल। याद रह जाएंगी इतनी सारी चीजें। आगे बढ़े, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की तरफ जाए। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अरे हाँ, ऊपर इतनी सारी एंथैल्पीज लिखी थी, बट कौन सी इंपॉर्टेंट है वो नहीं बताई ना। एक बार ऊपर जाएंगे वापस, इसे हम लोग डेल्टा एच एफ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सो नाउ गाइस, बिटवीन ऑल दिस टॉपिक्स, इधर गया मैं, हाँ, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, बॉन्ड एंथैल्पी इज इंपॉर्टेंट, एंड कंबशन एंथैल्पी इज इंपॉर्टेंट, दैट्स इट। लैटिस एंथैल्पी केमिकल बॉन्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। लैटिस एंथैल्पी बॉन्ड नेबर सर्कल में यूज होती है, तो केमिकल बॉन्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। बाकियों के ऊपर क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है, बट स्टिल वी आर गोइंग टू लर्न इट, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सी डी ई एफ, दैट्स इट। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों का लिखना है, किस बाकी है, लिख दो, कंप्लीट करो, एंड तब तक मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन लिख देता हूँ। सो द एनर्जी रिलीज्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड, रिलीज भी हो सकती है फिर एब्सॉर्ब भी हो सकती है, टू फॉर्म वन मोल ऑफ अ कंपाउंड। ये हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में लिखा है, वन मोल ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एटम्स इन देयर मोस्ट स्टेबल, इन देयर एलिमेंटल, ठीक है, इन देयर मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म is called as enthalpy of atomization। ठीक है, तो हाँ, बॉन्ड एंथैल्पी और एटमाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस जो है वो मैं बाद में तुम लोगों को लिखा कर दे दूंगा, ठीक है। सॉरी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, थैंक यू। एक्चुअली तुम लोगों के मैसेजेस पढ़ते वक्त ऐसा होता है। ओके, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। सो गाइस, मोस्ट स्टेबल एंड एलिमेंटल फॉर्म में हम लोगों को नहीं यूज करना है, दैट्स इट। तो देखो, एंड कितना, तो वन मोल कितने फॉर्म करने हैं, वन मोल कंपाउंड ही फॉर्म करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। अगर समझो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, तो मैं कार्बन और ऑक्सीजन यूज करूंगा। कार्बन जो है वो ग्राफाइट फॉर्म में रहता है स्टेबल, तो मैं कार्बन ग्राफाइट फॉर्म में यूज करूंगा। एंड ऑक्सीजन जो है वो O2 फॉर्म में स्टेबल रहता है, जो गैसियस फॉर्म है, मैं O2 गैस यूज करूंगा। कोई शक? अब गाइस समझ लो, मुझे बनाना है HCl गैस। अब मुझे बताओ HCl गैस कैसे फॉर्म होगी, HCl गैस कैसे फॉर्म होगी। पहले तो तुम लोग हाइड्रोजन गैस गैस यूज करोगे, दूसरा तुम लोग Cl2 गैस यूज करोगे। बट हाइड्रोजन एंड Cl2, अगर H2 एंड Cl2 कंबाइन करोगे तो दो HCl मिलेंगे।
बट 2 HCl फॉर्म करने क्या ना ना, वी हैव टू फॉर्म 1 HCl 1 मोल। तो गाइज नाउ यू टेल मी, हाँ हाफ हाफ करेंगे, परफेक्ट, हाफ H2 इधर, हाफ Cl2 इधर, कोई शक? अब गाइज मुझे बताओ, अगर मुझे NaBr या फिर NaI बनाना है सॉलिड फॉर्म में, अब NaI अगर मुझे बनाना है तो ऑब्वियसली मुझे Na लगने वाला है, जो कि मेटल है तो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और सेकेंडली मुझे लगेगा I2। इज इट करेक्ट? हाँ, I2 हाफ यूज करना पड़ेगा, परफेक्ट। नाउ इज इट करेक्ट? हाफ I2, इज इट करेक्ट? इज इट अ फॉर्मेशन? मानस करेक्ट बोल रहे हो? ओके, मानस अभी गलत बोल रहे हो। हाँ, तो हम करेक्ट पकड़े, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस दिस इक्वेशन, हाँ दिस इक्वेशन इज not a formation equation, ठीक है? This equation is not a formation equation because हाँ आयोडीन गैस फॉर्म में नहीं रहता, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में रहता है, करेक्ट, ठीक है? आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, एंड हम लोगों को मोस्ट स्टेबल फॉर्म आयोडीन का सॉलिड स्टेट में ही मिलता है, नेचर में वो सॉलिड फॉर्म में ही रहता है। अब अगर किसी को डाउट आ रहा होगा कि ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा, तो ये तुम लोगों को 10th में भी पढ़ा होगा, फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन इकलौता एक लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। अगर नहीं पढ़ाया होगा तो मैंने पीरियोडिक टेबल में तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है, ठीक है? तो ये छोटी मोटी चीज है जो तुम लोगों को पता रहनी चाहिए। अब मुझे बताओ, अगर मुझे बनाना है SO3 गैस, तो इसे मैं कैसे बनाऊंगा? अगर मुझे बनानी है SO3 गैस तो मैं कैसे लिखूंगा? सल्फर, करेक्ट, एंड O2, ओके, ऐसे आएंगे, पक्का? ठीक है, ये गैस एंड ये सॉलिड फॉर्म, ओके, ऐसे ही आएगा पक्का? ओके, 3/2, परफेक्ट, 3/2 O2, और कुछ, और कुछ, और कुछ, एनीथिंग एल्स? ये बाबा, SO2 प्लस O2 नहीं हाँ एसेट, करेक्ट, सल्फर S8 फॉर्म में रहता है तो इसे 1/8 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये छोटी 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 चीजें तुम लोगों को सिर्फ ध्यान में रखनी है, नथिंग एल्स, ठीक है? चलो, तो मैंने जैसे बोला, इसका एक एडवांस का क्वेश्चन आया था जो बहुत इजी था, यूजुअली मैं मेंस लेवल पे ही पढ़ा रहा हूँ अभी के लिए, बट हम लोग वो वाला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे देख पाएंगे, मतलब इट इज क्वाइट इजी, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट। यार किधर गया? जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन दैट पेज। Okay, so question was मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म, मतलब उनका एलिमेंटल फॉर्म, जैसे कि ऑक्सीजन के दो फॉर्म रहते हैं, एक रहता है O2 और दूसरा रहता है O3। मुझे बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है? ऑब्वियसली O2 है, गेटिंग इट? कुछ समझे हो? तो वैसे ही कार्बन के भी दो फॉर्म रहते हैं, एक रहता है कार्बन ग्राफाइट एंड दूसरा रहता है कार्बन डायमंड। अब मुझे बताओ डायमंड और ग्राफाइट में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो ग्राफाइट इज मोर स्टेबल, डायमंड ज्यादा मिलता है क्या? मुझे बताओ, डायमंड ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में मिलता है क्या? नहीं, डायमंड बहुत कम रहता है, बिकॉज इट इज लेस स्टेबल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सबसे ज्यादा स्टेबल जो चीज रहेगी वो ज्यादा एग्जिस्ट करेगी। तो क्वेश्चन वाज क्वाइट इजी, क्वेश्चन वाज choose the reaction from the following option which for which the standard enthalpy of reaction is equal to standard enthalpy of formation, okay? तो correct equation representing repressing needed representing enthalpy of formation, enthalpy of formation, okay? So correct equation representing enthalpy of formation, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है, दिस इज MSQ मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, जेई एडवांस में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन ए इज
2 carbon plus 3H2 giving us C2H6. B, 2H2 gas plus O2 gas giving us 2H2 liquid. C, 3/2 O2 gas giving us O3 gas. And D, 1/8 acid plus O2 gas giving us SO2 gas. Okay, so बताओ which options are correct? धनंजय करेक्ट आंसर है, जो करेक्ट आंसर है, सानी का करेक्ट आंसर है, सिद्धेश करेक्ट आंसर है, महक करेक्ट आंसर है, श्रेया करेक्ट आंसर है। दिस इज S8। हाँ, तुम लोगों को ये 8 गैस किसे लग रहा है यार? ओके, महक करेक्ट, महक नहीं, महेश करेक्ट आंसर है। नील करेक्ट, ओके, जया करेक्ट आंसर है। आई गेस इतने ही लोगों के करेक्ट आया आंसर। उर्वल करेक्ट आंसर है, श्रुति करेक्ट आंसर है, मनस भी करेक्ट है, ओम तोमरे करेक्ट आंसर है। चलो, बस हो गया। अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या देखोगे तुम लोगों को? हर एक चीज एक एक मोल में है क्या, वो पहले देखनी पड़ेगी। दिस इज इन 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन, तो ये करेक्ट हो सकता है। बट कार्बन यहाँ पे गैस फॉर्म में यूज किया है, कार्बन गैस फॉर्म में स्टेबल रहता है या नहीं है? कार्बन ग्राफाइट फॉर्म में स्टेबल रहता है, तो दिस वन इज रॉन्ग। अब यहाँ पे 2 मोल यूज किए गाइस, एंथैल्पी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 1 मोल, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब O3 1 मोल यूज बन रहा है, ठीक है, ये 1 मोल बन रहा है, एंड O2 यूज करके, O2 स्टेबल फॉर्म है, एलिमेंटल फॉर्म है, एंड बाकी तो सब कुछ करेक्ट है, तो दिस वन इज करेक्ट। एंड SO2 बनाने के लिए सल्फर एंड O2 यूज होगा, सल्फर एसिड फॉर्म में यूज हुए एंड 8 सल्फर यूज हो रहे हैं, तो दैट इज करेक्ट। एंड O2 तो गैस फॉर्म में रहने वाले, तो इवन दिस इज करेक्ट। समझा? डाउट? तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ था, ठीक है, दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, हमेशा ऐसे नहीं रहता, बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे नहीं, बट हाँ, सम क्वेश्चंस आर देयर जेई एडवांस सिलेबस व्हिच आर क्वाइट इजी, ठीक है, मतलब पूछे जाते हैं कभी कभार, बोनस क्वेश्चन काइंड ऑफ, यप, ठीक है। बट हाँ, इसमें ये MSQ है, एक भी अगर गलत हो गया, फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने ये भी टिक कर दिया रहता, तो तुम लोगों को 0 मार्क्स। MSQ में करेक्ट के लिए 4 मार्क्स, रॉन्ग के लिए 0 मार्क्स है बाय द वे, जिसको अगर पता नहीं होगा किसी को, तो करेक्ट आंसर आया तो 4 मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग गया तो 0 मार्क्स, ठीक है। एंड सारे के सारे ऑप्शन तुम लोगों को करेक्ट टिक करना है, मतलब सिर्फ C और D करना है, C और D के साथ तुम लोगों ने और कुछ भी कर दिया तो तुम लोगों का गलत हो जाएगा, ठीक है। गेटिंग इट? अरे हार्ड रहना एंड स्टेबल रहना दो डिफरेंट थिंग्स है। सी क्यू की, सिर्फ सी किया तो रॉन्ग आंसर, सिर्फ सी किया तो भी रॉन्ग आंसर। सी और डी दोनों रहने चाहिए, नहीं तो गलत, और कोई भी कॉम्बिनेशन गलत, ठीक है। कोई शक? अरे फॉर्मेशन एंथैल्पी समझ में आई। ओके, इसके और कुछ एग्जांपल मुझे लेने की जरूरत नहीं है ना? ओके, सो फाइन गाइस, सो विल स्टॉप ओवर हियर, टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। ओके, बाय बाय एवरीवन। इसका राइटअप मिल जाएगा तुम लोगों को, बाय बाय।